नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तापस भट्टाचार्य और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे भारत की जैव ईंधन नीति के बारे में। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए इस खास रिपोर्ट को। आठ साल पहले हमारे देश में इथेनॉल का उत्पादन सिर्फ 40 करोड़ लीटर के आसपास होता था। आज करीब करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनाने के लिए कच्चा माल हमारे किसानों के खेतों से ही तो आता है। खासकर गन्ना किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हुए पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दूसरे जनरेशन इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ऑयल के नए जैव ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। 35 एकड़ में फैली ये 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी सालाना 2 लाख टन धान की पुआल पराली को संसाधित करने में सक्षम है, जिससे प्राज उद्योग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न किया जा सकता है। इस परियोजना से करीब 1 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस बायो रिफाइनरी से ग्रामीण युवाओं के लिए लगभग 1500 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इस परियोजना की महत्वता इस बात से भी पता चलता है कि इससे हर साल पराली जलाने से उत्पन्न करीब 3,20,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जो कि सालाना सड़क पर लगभग 63,000 कारों को बदलने के बराबर है। ये दूसरी पीढ़ी की बायो रिफाइनरी अकेले हर साल 55 से 60 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगी, जो ईंधन आयात पर खर्च होता है। दूरदर्शन की टीम ने जैव ईंधन का विश्लेषण करने का निर्णय लिया और विभिन्न ऊर्जा बास्केट के महत्व को समझने के लिए सभी हितधारकों से बात की। बायो इकोनॉमी $100 बिलियन की अभी इकोनॉमी चल रही है। वो आगे जाके उसका $300 बिलियन हो सकता है और उसके आगे वी फील स्काई इज द लिमिट। और उसमें फार्मर्स किसानों को फ़ायदा होगा, कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा क्योंकि ऑयल लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सब इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम के सब स्टेक होल्डर्स को उसका फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा जो बात है कि अगले मनकाइंड ह्यूमन के लिए भी फ़ायदा है। वी कैन गेट अ क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड इट विल नॉट स्पॉइल द हेल्थ फ्रेंडली ये काम हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य रूप से औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य 2030 से 2025 तक आगे बढ़ाया है। ये उन कदमों में से एक है जो 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को हासिल करते हुए भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। फसलों, पौधों या पशु अपशिष्टों के बायोमास से प्राप्त ईंधन को जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है।
जैव ईंधन दोनों गैसीय और तरल रूप में पर्यावरण के अनुकूल है और सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो फीड स्टॉक के रूप में कृषि अपशिष्टों को एकत्र करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होता है और किसानों के लिए एक वैकल्पिक स्थायी राजस्व का आधार है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। जहां फीड स्टॉक, जैव एकत्रीकरण और परिवहन के लिए आपूर्ति श्रृंखला के जरिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के पूरक रूप हैं और इसलिए इंटरनल कंबंशन इंजन के वर्चस्व वाले मोटर वाहन उद्योग के मौजूदा बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करते हैं। भारत में व्यापक रूप से जैव ईंधन में शक्कर, स्टार्च और सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक से निर्मित इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। चूंकि परिवहन और विनिर्माण उद्योग जैव ईंधन को अपना रहा है, इसके लिए इसकी मांग में वृद्धि हो रही है। जैव ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है और उचित कदम उठाने पर भारत इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। भारत सरकार ने 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 2030 तक इथेनॉल सम्मिश्रण का 20% और जैव डीजल का 5% तक उत्पादन करना है। हमको लग रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिसीज है। ये पहले हम काफ़ी दिन से प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उसको ज़्यादा जो पुश आ गया वो प्रधानमंत्री के वो बायोफ्यूल पॉलिसी उन्होंने 20 से 18 में 2018 में डिक्लेयर किया फर्स्ट टाइम, और बायोफ्यूल पॉलिसी देने के बाद इसको काफ़ी पुश मिल गया। अभी 4-5 साल हो गए और इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। फार्मर्स को ज़्यादा पैसा रिटर्न मिल रहा है और जैसे फॉरेन एक्सचेंज सेव हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अभी प्रैक्टिस में हो रहा है। ये गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर काम करके इम्प्लीमेंट किया है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 के दौरान 38 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन हुआ था, जो 2021-22 में 8 गुना बढ़कर लगभग 322 करोड़ लीटर हो गया। ये गणना में पाया गया कि इथेनॉल उत्पादन द्वारा 2014 से 2021 तक करीब 26,509 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। इथेनॉल मिश्रित ईंधन भारत के लिए नया नहीं है। एक दशक से अधिक समय से यहाँ पेट्रोल को इथेनॉल के साथ मिलाया जाता रहा है, भले ही ये मात्रा लगभग 2 से 3% की रही हो। चूंकि इथेनॉल के निम्न स्तर का वर्तमान इंटरनल कंबंशन इंजन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, भारत के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने के लिए इथेनॉल डोपिंग किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में ये डोपिंग स्तर लगभग 10% तक बढ़ गया है, जिसे सरकार 2025 तक 20% तक ले जाने की योजना बना रही है। कार्बन फुटप्रिंट तो अपनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का, वो सपना देखते हुए मुझे लगता है कि फ्लेक्स फ्यूल आने के बाद और सीबीजी बनने के बाद, क्योंकि ये सब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और उसमें एक कदम हम लोग आगे जा रहे हैं। शायद हमको ज़्यादा इनोवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राज़ील को कम से कम 30 साल लगे इस स्टेज पे आने के लिए। महाराष्ट्र में या इंडिया में भी अपने को ये करना पड़ेगा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाना, जनरेटर अभी जो डीजल पे चल रहे हैं उनको इथेनॉल पे चलाना, गैस स्टोव को घर पे जो चलता है उसको इथेनॉल पे चलाना, या तो ट्रैक्टर को कन्वर्ट करना डीजल के बजाय उसको ग्रीन फ्यूल पे बेस करना, ये सब जरूरी है और इसके लिए काफ़ी इनोवेशन भी लगेगा और नई टेक्नोलॉजी भी लगेगी। पेट्रोल की खपत के अनुमान और 20% इथेनॉल के मिश्रण को ध्यान में रखते हुए भारत को 2025 में 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां भी 2G बायो रिफाइनरी स्थापित कर रही हैं। ये संभावित रूप से बहुत सारे फसल के अपशिष्टों को भी इथेनॉल में बदल सकता है, जो कि पहले जला दिए जाते थे। जो अभी क्योंकि 10% ऑफ इथेनॉल हमारे जो ब्लेंड होते हैं पेट्रोल में, लेकिन 23 ऑनवर्ड्स हम 20% ब्लेंडिंग शुरू करेंगे और 25 ऑनवर्ड्स ये कंप्लीट रोल आउट होगा पैन इंडिया बेसिस पे। कुछ स्टेट्स पे 20% आएगा। तो इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम आने का ये था, वो कंपोनेंट्स 23 में पूरी तरह चेंज कर देंगे। 25 में
परफॉर्मेंस मीट करना शुरू है। परफॉर्मेंस मीन्स ये सारी गाड़ियाँ BS6 एमिशन नॉर्म्स E20 यूज़ करेगा तो भी मीट करना शुरू करेगा। सो दिस मेजर जो माइलस्टोन्स है, जो मेजर हमारे मापदंड है, ये हमारे 25 तक में सब ठीक हो जाएंगे। और आने वाले समय में इसको हम बढ़ाने के लिए जो फ्लेक्स फ्यूल नीड है, क्योंकि अगर क्या होगा अगर प्रोड्यूस ज़्यादा हो गया, इथेनॉल हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो किस तरीके से मीट करें। तो उसके लिए जो फ्लेक्स फ्यूल का जो उपयोग है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी इनिशिएटिव्स दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में अभी हम देखेंगे कि कुछ 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अपने व्हीकल्स दिखाने जा रहे हैं कि हमारा फ्लेक्स फ्यूल रेडी व्हीकल्स है। इंडिया एटलीस्ट 2 मैन्युफैक्चरर तो बाहर एक्सपोर्ट भी करता है ये व्हीकल्स। तो ऐसा एक शुरुआत भी किया गया है और उसमें जो भी ज़रूरतें हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि रेगुलेशंस फ्लेक्स फ्यूल यूज़ करने के लिए है, ये सब अभी हमारे एस्टैब्लिश्ड है, पब्लिश्ड है। सबको मालूम है कि किस तरीके से इनको सर्टिफाई करना है और ये सब काम ARI ने और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर किया हुआ है। E20 तक का जो BS6 नॉर्म्स मीट करने वाले कुछ देश हैं, बट फ्लेक्स फ्यूल में हम शायद हम पहले देश होंगे जो BS6 नॉर्म्स के साथ फ्लेक्स फ्यूल लाने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है, क्योंकि जो एमिशन नॉर्म्स बहुत टाइट है, फ्यूल का वेरिएशंस काफ़ी है। आप 25% से लेकर 85% तक इथेनॉल का ब्लेंडिंग की बात करने जा रहे हो फ्लेक्स फ्यूल में। सो इस वेरिएशन के साथ अगर BS6 मीट करना है तो इट्स अ बिग चैलेंज और हमारे OEMs काफ़ी अच्छी तरीके से इसको फेस कर रहे हैं। हम जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं लैब्स में, वो एक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल तक हम कर सकते हैं। उसके आगे अगर जाना है तो इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राज तो यूनिक इंडस्ट्री है जो लैब से लेके कमर्शलाइजेशन तक पूरा काम करती है। तो इस 10 अगस्त को जब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया तो इंडिया का पहला और एशिया का भी पहला 2G एथेनॉल प्लांट सेमी कमर्शियल लेवल पे IOCL की पानीपत रिफाइनरी में उसका उद्घाटन किया गया। ये जो टेक्नोलॉजी है वो राइस स्ट्रॉस लेती है, करीबन 2 लाख टन राइस स्ट्रॉ लेती है और उसको 2G एथेनॉल प्रोसेस से करीबन 300 लाख लीटर एथेनॉल उससे बनाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्राज ने डेवलप करी है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, पानी बहुत ही कम मिनिमम वाटर यूसेज होता है, एनर्जी यूसेज बहुत मिनिमम होता है, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है और जो प्राइमरी प्रोडक्ट है जो कि 2G एथेनॉल है उसका यील्ड सबसे बेहतर है। तो इसलिए ये मैं बोलता हूँ कि ग्लोबली बेंचमार्क्ड टेक्नोलॉजी है ये। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहनें। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिए। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
इथेनॉल के उपयोग से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भारत की COP 26 की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत के 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को रिन्यूएबल ऊर्जा से पूरा किए करने का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा। भले ही भारत में इथेनॉल के उत्पादन की अच्छी संभावना है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आंतरिक दहन इंजन मांग होगी, और इसका हाँ में निकलकर उत्तर आता है। कम से कम अगले दशक के लिए आंतरिक दहन इंजन वाले वाहन भी तब भी अधिक मात्रा में होंगे। भारतीय कार बाजार के पिछले साल में 3 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2030 में 7 मिलियन यूनिट तक के पहुंचने की उम्मीद है। इसमें से जबकि अनुमान व्यापक रूप से भिन्न है, लेकिन सभी सहमत हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल 30% से अधिक बाजार में नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि आगे भी 1.5 मिलियन विषम इकाइयां आंतरिक दहन इंजनों द्वारा संचालित की जाएंगी, जिससे ये साफ है कि इनके उत्सर्जनों को कम करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार की E20 योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ न केवल देश अपने कच्चे आयात को कम कर देगा, और इसका मतलब ये भी होगा कि एक स्वच्छ ईंधन जलाया जाएगा, क्योंकि इथेनॉल संयंत्र आधारित होने के चलते सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है। अक्टूबर 2018 में शुरू की गई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना का उद्देश्य देश में विभिन्न वेस्ट के बायोमास स्रोतों से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना है। वहीं इथेनॉल की आपूर्ति 2013-14 में 380 मिलियन लीटर से बढ़कर 2019 में 1.89 बिलियन लीटर हो गई है। मिश्रण के लिए भविष्य में तेल विपणन कंपनी द्वारा हर साल कुल 1 लाख करोड़ रुपए का जैव ईंधन खरीदा जाएगा। ये पैसा वापस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगाया जाएगा, जिससे किसानों के भुगतान चक्र के हालात में भी सुधार होने की उम्मीद है। तेल विपणन कंपनियां महीनों के बजाय 21 दिनों में डिस्टिलरी को अपने इथेनॉल बकाया का निपटान करती हैं। किसानों को चीनी मिलों से अपने भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ का जो सीज़न रहता है अराउंड फरवरी के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जनवरी फरवरी के बाद, तो वहाँ से हम कलेक्शन करते हैं फार्मर्स लोगों से, उनको टन के बेस पर या एकड़ के बेस पे पैसे देके कलेक्ट करते हैं, और वो सब कलेक्ट किया हुआ माल इधर हम लेके आते हैं। तो पहले जो थे वो सब फार्मर्स लोग ये जलाते थे, और जलाने के क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इसका उनको पैसा मिल रहा है, जो कि उनके जो कटाई रहती है उसका पैसा इससे निकल जाता है, और वो फार्मर्स के लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी पैसा का मिल रहा है। मेरे पास मक्का का पीक है, वो इस खेती में जो रहता है ना, तो जलने को तुमको देने का है ना, तो ये वास्तव ऐसा बोलता है मैं कि तो हमको जो तुमको देने का, हमको खेती का जो खर्चा होता है वो निकलता है। आप गहू मी करायला ना, तर ते जाळून टाकत होतो आम्ही बूस काटणे गेलेले, ते आता कंपनीला द्यायला लागल्यामुळे आम्हाला 4 पैसे मिळेल। जाळून टाकण्यापेक्षा 4 रुपये मिळतात, आमचा खर्च निघतो। जे खर्च होतो ना तेवढा मिळतो आम्हाला, कापायचा, भरडायचा, खत पाणी तेवढं होतं वरचीवर जाळून टाकण्यापेक्षा। जे आम्ही मका वगैरे करतो ना, त्याचा जे भुसा निघतो ना, तो टाकून जे द्यायचं तर आम्ही इकडे कंपनीला देऊन आम्हाला पैसे मिळतात त्याचे। हमने प्राज उद्योग का दौरा करने और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं पर करीब से नजर डालने का फैसला लिया। 2016 में दिसंबर में हमने ये प्लांट कंस्ट्रक्ट किया, मैकेनिकल कंप्लीशन, और जैसे ही किसान ने हमें सपोर्ट दिखाया कि हम लोग बायोमास दे सकते हैं आप लोगों को, तो और उम्मीदें बढ़ गई, और एक लेवल पे ये स्टेज आ गई कि चलो रेगुलर इसे चलाते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कोलोकेटेड प्लांट है। ये सारी जो टंकियाँ हैं, ये साइड में सारी एंजाइम की है, और जो हरी टंकियाँ जो बाद में देखेंगे वो सारी टंकियाँ जो है वो फर्मेंटेशन की है, जिसमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इथेनॉल बनेगा। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि आपका पूरा कन्वर्जन जो है राइस स्ट्रॉ का, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें, वो आपका कन्वर्जन या शुगर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे इथेनॉल बन गया, हम लोग वो इथेनॉल डिस्टिलेशन के लिए भेज देते हैं।
जो बची हुई स्लरी है उसमें बनता है लिग्निन, और वो लिग्निन रिच केक ये है कि उससे अभी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे बायो विटामिन बनेगा जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आएगा। तो प्लांट का एक एक पार्ट जो है वो बेसिकली 100% एनर्जी कन्वर्जन में यूज़ हो रहा है। हम उसे कहते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर बायो मोबिलिटी, जिससे कि एनवायरनमेंट, आमदनी, किसानों के लिए रोज़गार, पोल्यूशन और आत्मनिर्भर भारत के अंदर में जो भी चीज़ बननी है वो ये प्लांट से बनाई जा सकती है फॉर बायो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। तीसरी चीज़ होती है कि इसमें से जो लिक्विड बाहर आता है ये सारी प्रोसेस जीरो इफ्लुएंट डिस्चार्ज है, पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती है एज अ प्रोडक्ट वेस्ट करके। तो वेस्ट टू वेल्थ पकड़ लो या फिर अन्नदाता टू ऊर्जादाता कर लो, ये सारी थीम ये इंडिजिनस प्रोसेस से बनाई गई है। तो जैसे लिक्विड आ गया उसको हम लोग बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस से फिर से CBG कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट एक गैस इकोनॉमी होगी, एक फ्यूल इकोनॉमी होगी, दोनों इकोनॉमी पे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तीसरा इसका यह है कि इसके ऊपर हम लोग और अपग्रेड कर रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट जो है वो एक ऐसे डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम किया जाए जिससे कि ये छोटे छोटे प्लांट लगे और वहाँ से ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज हो या फिर कार्बन न्यूट्रल विलेज हो, ऐसे कॉन्सेप्ट पे इसको स्केल डाउन करने की भी कोशिश चल रही है। बड़ा बदलाव 2018 में हुआ जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल मिश्रण के 4 साल के लक्ष्य के साथ एक नई जैव ईंधन नीति की घोषणा की और इसका नेतृत्व पराज इंडस्ट्री कर रही है। पराज इंडस्ट्री बाजार में इथेनॉल उत्पादन में करीब 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्राज उद्योग ने अपनी स्थापना के पहले ही दशक में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी स्थापित किया, जो कि दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, उन्नत जैव रसायन और स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों जैसे औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। इसमें 16 अच्छी तरह से प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया इंजीनियरिंग और रासायनिक विज्ञान शामिल है। इसमें 1000 लीटर की अत्याधुनिक फर्मेंटेशन स्केल अप सुविधा भी है। जब हम जैविक ईंधन की बात करते हैं तो जैविक ईंधन जैसे हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं हमारे रेगुलर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में ब्लेंडिंग करके, पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके डालने के लिए, तो उसी हिसाब से हमारे जो प्लेन्स चलते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, तो उसमें भी हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि जैविक है, जैविक संसाधनों से बना हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं। हमारे पास उसका तंत्रज्ञान अवेलेबल है, तो वो लेके जी, ये पायलट प्लांट उसी के लिए है। तो हमारा जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, तो ये जैव ईंधन है, ये ब्लेंड हो जाएगा। हमारा रेगुलर जो वाइट पेट्रोल हम उसका इस्तेमाल करते हैं हमारे रेगुलर फ्लाइट्स के लिए, तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा, ये ब्लेंड हो जाएगा उसके साथ। प्राज भारत की सबसे बड़ी जैव ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में है, जो विश्व के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इसे बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार इसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद चौधरी हैं। वे IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें उनके जैव अर्थव्यवस्था में अनुकरणीय कार्य को लेकर वैश्विक सम्मान मिले हैं। हमें जो अवार्ड मिले इसमें बायो इकोनॉमी का जो फाउंडिंग काम किया है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर, उनका नाम से ये अवार्ड है कि उन्होंने काफ़ी काम किया था। जहाँ तक है कि आपकी मूंगफली से वो 300 प्रोडक्ट्स उन्होंने डेवलप किए थे, उनका ये स्पेशलिटी था। वो कार्वर साहब के नाम पे ये अवार्ड है, वो मेरे को 2 साल पहले मिला 2020 में। आई एम द फर्स्ट इंडियन टू गेट दैट अवार्ड and second Asian to get that award. Otherwise, they always been in the USA and that side. The second award which I got was from on the name of William Homburg, who was the pioneer of biofuel in USA. He used to work for DOE and launched this movement. And this is the first time this award has gone outside USA to somebody who has done similar kind of work in the biofuel industry. So these two are very prestigious awards, but I consider more than my achievement, I consider it is the achievement of the country. ये जो पराली आती है नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में,
वो पराली से फील्ड में जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, तो वो पराली का यूज़ करके हम उससे एथेनॉल बनाते हैं और इसमें जो यूज़ है वो तो पेट्रोल में मिक्स करने के लिए होता है। तो ये काम जो हमने किया है, डेवलप किया है हमारे R&D में, जहाँ आपने देखा कि यहाँ आपका उसका पायलट प्लांट भी है, काफ़ी दिन से हम एक्सपेरिमेंट करके लॉन्च किया है। तो इट्स अ मैटर ऑफ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द फर्स्ट प्लांट. One more plant will come in Orissa and one more will come in Punjab. So there will be 3 projects which we are setting up for oil companies. And I think वो काफ़ी पथदर्शक प्रोजेक्ट्स है ये सब. अभी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, अभी अगला जो मौका है या टप्पा है जो उसमें, तो एविएशन फ्यूल पे है. क्योंकि एविएशन फ्यूल से काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बढ़ जाता है. तो 50% ब्लेंडिंग का वहाँ इरादा है ग्लोबली. और अभी यहाँ का इंडिया का एविएशन ट्रांसपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू डेवलप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स एंड देयर इज अ गाइडलाइन दैट बाय 2050 वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन बाय 50% एंड इंट्रोड्यूस एविएशन SAF बाय 50%. तो वो चैलेंज हमने लिया है और उसके लिए काफ़ी रॉ मटेरियल से SAF एविएशन फ्यूल बन सकता है. दूसरा चीज़ है, मरीन को अभी तक हाथ नहीं लगाया. मरीन फ्यूल और एक एरिया है जहाँ काफ़ी काम हो सकता है. तीसरी वो चीज़ है वो प्लास्टिक्स, बायोप्लास्टिक्स, बायोपॉलीमर्स, ये तीसरा काम है. वहाँ भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं. So if you see the overall basket is very, very big, though challenging, it will be very useful for the country going forward to the future. अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रही है. यह न केवल परिवार के बजट बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है. पर्यावरण के अनुकूल कैप्टिव स्रोत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए इससे अधिक उपयुक्त समय है और $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के भारत के लक्ष्य की दिशा में निश्चित ही बेहतर कदम है. दूरदर्शन की इस खास पेशकश में बस इतना ही. मुझे और मेरे कैमरा पर्सन स्मृति रंजन महापात्रा को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन पे, तो देखते रहिए. सच्चाई की कसौटी पर देश का विश्वास जीता है हमने. जी हां, हम हैं दूरदर्शन. दूरदर्शन पर एक स्वराज सीरियल शुरू हुई है. इस सीरियल में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गाथाओं को बहुत विस्तार से दिखाया जा रहा है. नेशनल हो या इंटरनेशनल, हमारा मकसद है आपको सिर्फ सच दिखाना. वो सच जिसे देखकर आपको अपने देश